हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2009 में आई एक अंडररेटेड पोस्ट अपोकैलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर द रोड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जॉन हिलकोर्ट और राइटर हैं जो पेनहॉल। ये बेस्ड है कॉर्मैक मैकार्थी की सेम नाम की नॉवल पर। मूवी काफी ज्यादा अलग है। वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि अपने हॉर्स को लेकर गार्डन में खड़ा था। इसका रोल किया है विगो मॉर्टेंसन ने, जिन्हें आप जानते होंगे द लॉर्ड ऑफ द रिंग से। इसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें इसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है। ये दोनों शहर से दूर एक शांत जगह पर रहते हैं। इनकी एक छोटी सी अलग दुनिया है और सब कुछ काफी सही चल रहा था। लेकिन एक रात जब वो दोनों चैन से सो रहे थे तभी अचानक हस्बैंड की आंख खुल जाती है। वो खिड़की से बाहर देखता है और बाहर देखते ही वो सुन हो गया था। सेम हाल था उसकी वाइफ का। वो भी बाहर देखकर सुन हो चुकी थी क्योंकि यहीं से अपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था, यानी कि प्रलय या कयामत। लेकिन इसका रीजन हमें नहीं दिखाया गया, बस हमें आइडिया हो गया कि चारों तरफ कियोस है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जब अपोकलिप्स को कई साल बीत चुके हैं। लेकिन इस आदमी को अब भी वो दिन याद आता है जब ये सब स्टार्ट हुआ था। फिलहाल ये अपने बेटे के साथ भटक रहा है जो कि तब पैदा भी नहीं हुआ था। इनकी हालत आपको बताई रही है कि किस तरह ये गुजारा करते होंगे। और फिल्म में इनका कोई नाम नहीं है, इसलिए हम इन्हें बुलाएंगे मैन और बॉय के नाम से। इसकी वाइफ अब इसके साथ नहीं है, यानी कि कुछ तो बुरा हुआ है। धरती की क्या हालत हो चुकी है वो आप देख ही सकते हो। सब कुछ बंजर हो चुका है। सूरज का कोई नामो निशान नहीं। आसमान में सिर धूल के बादल हैं। बॉय भी अचानक जाग जाता है क्योंकि वहां पर कुछ छोटे भूकंप के झटके आ रहे थे और ये पहली बार नहीं है। फिलहाल सारी दुनिया तबाह है। दुनिया में काफी कम लोग बचे हैं जो कि सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और आपको पता ही है कि अपोकलिप्स में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब सूरज भी नहीं दिखता, इसलिए टाइम का एग्जैक्ट पता लगाना भी मुश्किल है। ये बाप बेटे अभी तक बचे हुए हैं और फिलहाल ये बढ़ रहे हैं साउथ की तरफ, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि वहाँ कोई रहने लायक जगह इन्हें मिल जाएगी। और एक रीजन ये भी है कि इन्होंने कई सर्दियां यहाँ पर निकाली हैं, लेकिन एक और सर्दी ये नहीं झेल पाएंगे। ठंड से ही इनकी मौत हो जाएगी, इसलिए साउथ में जा रहे हैं। और ऐसा करने वाले ये अकेले तो नहीं होंगे। फिलहाल ये दोनों भूख से मर रहे हैं क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं बचा। छोटी से छोटी चीज जो इन्हें मिलती है वो खाकर ये अपना काम चलाते हैं। और कई बार तो इन्हें हफ्तों तक भूखा रहना पड़ता है जब खाने के लिए कीड़े मकोड़े तक नहीं मिलते। अब ये तो भूखे रहकर काम चला लेते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। ये टाइम ऐसा है जब ज्यादातर इंसान कैनिबल्स बन चुके हैं, यानी कि आदमखोर, क्योंकि खाने के नाम पर अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय इंसानों के। यही रीजन है कि ये छुप कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये कैनिबल से टकरा गए तो वो बॉय को खाना तो पसंद करेंगे ही, लेकिन पहले उसका रेप करेंगे। और जब तक मैन जिंदा है वो ऐसा होने नहीं देगा। वो बॉय को हर एक गुण सिखा रहा है जो भी इस टाइम पर जीने के लिए जरूरी है। जैसे टाइम बदला वैसे बेसिक स्किल्स भी बदल गए। ये दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि जानवर और फसलें काफी पहले खत्म हो चुके। ये दुनिया धीरे धीरे मर रही है। अभी सब कुछ ग्रे है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। ऑक्सीजन भी कम है क्योंकि पेड़ सूख गए। और वो दिन भी दूर नहीं जब आखिरी पेड़ भी गिर जाएगा। खैर वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर काफी सारा कैश और ज्वेलरी बिखरी हुई थी, लेकिन अब इस सब की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है सिर्फ खाने की, जो कि अब मिलता ही नहीं। मिलते हैं तो सिर्फ कंकाल। किसी को भूख ने मारा और किसी को कैनिबल्स ने अपनी भूख मिटाने के लिए। खैर ऐसी रात हो जाती है और रात होने तक वो जहाँ भी पहुंचते हैं वहीं पर शेल्टर लगाकर अपनी रात काट लेते हैं। बॉय को बिजी रखने के लिए मैन उसे पुरानी कहानियां सुनाता है ताकि उसकी हिम्मत कम ना हो। आपको बता दूं कि पहली दुनिया तो बॉय ने देखी नहीं। ये बस इमेजिन कर सकता है कि सूरज जैसी भी कोई चीज होती होगी, या फिर जानवर भी रियल थे जैसे हमारे लिए डायनासोर्स। उन्हें आग जलाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी पूरी दुनिया जल रही है। और अपोकलिप्स के बाद वाली दुनिया को काफी अच्छे से इस मूवी में दिखाया गया है। सैडनेस आप खुद भी फील कर सकते हो। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं एक फार्म पर। फार्म पर उन्हें खाना तो नहीं मिलता, बल्कि मिल जाती है वहां पर रहने वालों की बॉडीज। उन सब ने लटक कर सुसाइड कर लिया क्योंकि उनका खाना खत्म हो चुका था। भूख से मरने के बजाय वो ऐसे मर गए। जैसे बचपन में हमारे लिए टॉयज नॉर्मल थे, वैसे ही बॉय के लिए डेड बॉडीज देखना नॉर्मल है। इन्हें रोज ही कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। मैन के पास एक गन है जिसमें 2 बुलेट्स बची हैं। वो बॉय को पिस्टल देकर उसे सुसाइड करना सिखा रहा है, क्योंकि जब कोई चॉइस नहीं बचेगी तो इन्हें भी यही करना पड़ेगा। इसी बीच हम चलते हैं पास में। बॉय के पैदा होने से पहले ये हस्बैंड वाइफ मिलकर अपोकलिप्स से लड़ रहे थे। तब इनके पास खाना और सप्लाईज मौजूद थी, इसलिए भटकना नहीं पड़ता था। उसी बीच बॉय पैदा हुआ। हालांकि उन दोनों को ही पता था कि अब ये दुनिया किसी बच्चे के लिए ठीक नहीं, फिर भी मैन उन दोनों का ख्याल रखने के लिए तैयार था। और फिर से आ जाओ प्रेजेंट में। फिलहाल ये दोनों एक कार में बैठकर आराम कर रहे थे, तभी वहाँ पहुंच जाती है एक कैनिबल गैंग। उन्हें देखते ही ये दोनों कार से निकलकर पीछे जाकर छुप गए थे, लेकिन एक कैनिबल वहाँ भी पहुंच गया और उसने इन दोनों को देख लिया।
ये आदमी है गैरेट टिलहंट, जिन्हें आपने आर्मी ऑफ द डेड में देखा था, और ये पॉपुलर हैं फियर द वॉकिंग डेड के लिए, जो कि एक पोस्ट अपोकलिप्टिक शो है। उन्हें देखकर वो शोर नहीं मचाता क्योंकि मैन उस पर गन पॉइंट करके तैयार था। वो उस आदमी को वार्निंग देता है क्योंकि इसकी नीयत बॉय पर जा रही थी। उसे लग रहा था कि मैन गोली नहीं चलाएगा, इसलिए वो बॉय को पकड़ लेता है, लेकिन वो गलत था। मैन सीधा उसे शूट करके बॉय को फ्री करता है, जिससे बॉय शॉक में आ गया था। बाकियों ने भी गन शॉट सुन लिया, इसलिए मैन जल्दी से बॉय को उठाकर वहां से भाग जाता है, और ये हम समझ पाते हैं कि बॉय से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए कुछ नहीं। बॉय पर बात आते ही वो अपनी भूख प्यास भूलकर तेजी से भागने लगा और अपनी जान की परवाह किए बिना उसने गोली चला दी। कैनिबल्स उन्हें ढूंढ रहे थे और वो दोनों तरीके से छुपे हुए थे। उनके जाते ही मैन बॉय के ऊपर से खून साफ करता है, और बॉय अब भी रोए जा रहा था क्योंकि अभी अभी उसे पता चला है कि वो भी किसी का टारगेट बन सकता है। इसके बाद वो अपना सामान लेने वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उस गैंग ने अपने आदमी को भी नहीं छोड़ा। उसे भी वो खा गए तो इन दोनों को वो क्या ही छोड़ते। यहाँ पर हम फिर से पहुंच जाते हैं पास में, जब भी हस्बैंड वाइफ साथ थे। उस टाइम भी इनके पास 2 बुलेट्स बची थी और वाइफ सुसाइड करना चाहती थी बॉय के साथ, क्योंकि बॉय अच्छा खासा बड़ा हो चुका था और मॉम जानती थी कि कैनिबल्स उन दोनों के साथ क्या करेंगे। मैन को तो वो मारकर खा जाएंगे, लेकिन इन दोनों को नर्क में भी एक और नर्क जीना होगा। लेकिन मैन की नजर में सुसाइड गलत था। उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जो कि वो अब तक कर रहा है। लेकिन अब मॉम इनके साथ नहीं है, तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि मैन ने खुद उसे मार दिया होगा ताकि बॉय जिंदा रह सके, लेकिन अभी हम जजमेंट नहीं कर सकते। खैर वो दोनों आग जलाकर पानी उबाल रहे थे, लेकिन बॉय अब भी उदास है। वो उसी आदमी के बारे में सोच रहा है जिसे उसके डैड ने मार दिया। तब उसका डैड बताता है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं था, हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें बस बुरे लोगों से सावधान रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगले दिन फिर से वो थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं और इतने दिनों बाद उनके साथ कुछ अच्छा हुआ। उन्हें एक कोका कोला कैन मिल जाता है और मैन उसे दे देता है बॉय को। यहाँ बॉय ने लाइफ में पहली बार कोल्ड ड्रिंक टेस्ट की, लेकिन ये खुशी वो शेयर करना चाहता है। वो मैन को भी थोड़ी पीने के लिए देता है, और अब तक हम एक बात तो समझ गए कि बच्चा काफी इमोशनल है, इसे हर एक चीज की वैल्यू है, ये किसी को मारना पीटना नहीं चाहता, सेल्फिश ही है नहीं, लेकिन इसका नेचर इसे मरवा सकता है। और अगर आप समझ रहे हो तो ये मूवी हमें छोटी छोटी चीजों की वैल्यू समझा रही है, जो कि हम नहीं करते। अभी तो अपोकलिप्स नहीं है, फिर भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कोल्ड ड्रिंक टेस्ट नहीं की, या फिर जो हमारे लिए हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस उन्हें नहीं मिली। अब अगले दिन वो एक ट्रक में आराम कर रहे थे और अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। बॉय कह रहा है कि काश मैं अपनी मॉम के साथ होता, यानी कि ये कह रहा है कि मैं भी मर जाता। इसके बाद समझने के लिए हम फिर से पहुंच जाते हैं पास में। एक टाइम पर वुमेन पूरी तरह निराश हो चुकी थी। ये जीना उसे जीना नहीं लग रहा था, वो सरवाइव करना नहीं चाहती थी। इसलिए एक रात बॉय के सो जाने के बाद उसने चुपचाप चले जाने का फैसला लिया। मैन ने उसे काफी रोकने की कोशिश की, वो रोया भी कि मैं बॉय को क्या जवाब दूंगा, लेकिन वुमेन नहीं रुकी। वो सारे गर्म कपड़े उतार कर बाहर चली गई और उसके बाद कभी वापस नहीं आई, और अब वो आएगी भी नहीं क्योंकि ये कोई फेरी टेल नहीं है। वो ठंड से मर गई होगी और उसी के कहने पर ये दोनों साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप कंप्लीट पास समझ गए। जो भी हुआ उसके लिए ना तो मैन को ब्लेम किया जा सकता है, ना ही वुमेन को। जब दुनिया ही खत्म हो रही है तो जीने की इच्छा भी तो खत्म होगी। मैन ने कई सालों तक पूरे जी जान से ट्राई किया, लेकिन वुमेन को ये लाइफ नहीं चाहिए थी। इससे ज्यादा सुकून उसे मौत में दिख रहा था, इसलिए उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने ऐसी मौत क्यों चुनी, उसने सीधा खुद को गोली क्यों नहीं मारी? क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही गोलियां बची थी और वो जानती थी कि आगे जाकर मैन और बॉय को भी मरना पड़ेगा। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही, इसलिए इन्हें आसान मौत का ऑप्शन देने के लिए उसने खुद दर्दनाक मौत चुन ली। और जैसे कि आप देख सकते हो, वेडिंग रिंग अब भी मैन के पास है। वो उसे भूला नहीं, बल्कि वो तो बॉय से भी ज्यादा उसे याद करता है। ये थी पूरी कहानी। वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे और आगे चलकर उन्हें एक ताजे पानी का झरना मिल जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश थे क्योंकि बॉय ने पहली बार रेनबो देखा। वहाँ पर काफी मजे करने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर उन्हें मिलता है एक घर, जिसके अंदर वो घुस जाते हैं और घर के हालात बता रहे हैं कि वहाँ कोई ना कोई तो रहता है, और वो जो भी है वो कोई अच्छा आदमी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ इंसानी सामान की भारी कलेक्शन है। थोड़ा सर्च करने पर उन्हें फ्लोर पर एक दरवाजा मिलता है जो कि लॉक था, यानी फ्लोर के नीचे कुछ तो है। वो दोनों भी देर नहीं लगाते, बाहर से एक टूल लाकर वो लॉक तोड़ देते हैं, और नीचे काफी अंधेरा था, इसलिए वो लाइटर की मदद से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे पहुंचकर वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि कमरे में काफी सारे लोग बड़ी ही बुरी हालत में कैद थे। यानी कि ये घर है कैनिबल्स का और ये सब है उनका खाना। वो एक एक करके इन्हें खाते हैं और इनकी हालत हमें बता रही है कि इन्हें खुद खाने को नहीं मिलता। अब उनकी हेल्प करने के बजाय मैन बॉय को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन तब तक वो कैनिबल्स वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर वो दोनों ऊपर जाकर छुप जाते हैं और बॉय की तो हालत खराब थी। मैन को यकीन हो गया था कि अब वो नहीं बचेंगे, और वो नहीं चाहता कि उनकी भी वही हालत हो जो नीचे बंद लोगों की है, इसलिए वो खुद ही बॉय को जान से मार रहा था। लेकिन तभी एक आदमी बेसमेंट से बाहर आ जाता है, जिस वजह से इन्हें मौका मिल गया भागने का। वो पास में छुपे रहते हैं और रात होते ही वहां से निकल जाते हैं। आगे जाकर वो कीड़े मकोड़े खाकर सो गए। अगले दिन वो एक घर तक पहुंच जाते हैं और ये घर स्पेशल है क्योंकि ये मैन के बचपन का घर है। अपना बचपन याद करके वो खुद भी बच्चा बन गया, लेकिन जो यादें वो बता रहा था वो बॉय के पल्ले नहीं पड़ रही, क्योंकि ना तो उसने क्रिसमस देखा और ना ही गर्मी की छुट्टियां। मैन अंदर कमरे में आराम कर रहा था और बॉय बाहर बैठकर ड्राइंग।
इसकी ड्राइंग रेफरेंस है डेविड सेमोर की 1948 की एक फोटो की, जिसमें टेरेस्का नाम की एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब बच्ची जो कि हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थी, उसने ऐसे सर्कल्स बनाए थे जो कि उसके मुताबिक रिप्रेजेंट कर रहे थे घर को। खैर बॉय आराम से बैठा था, तभी बगल वाले घर में उसे कोई दिखाई देता है। वो भी एक छोटा लड़का था जो इसे देखकर भाग रहा है। उसके पीछे ये भी भागने लगा, लेकिन इसकी आवाज सुनकर मैन भी वहां पर आ गया और उसने बॉय को रोक लिया। लेकिन मैन ने उस लड़के को नहीं देखा। उसे लग रहा था कि ये सब इसका वहम है। बॉय अपना पूरा ट्राई करता है, लेकिन मैन उसे जाने नहीं देता। यहाँ पर हम इसकी हालत समझ सकते हैं। पहली बार उसने अपने जितना कोई बच्चा देखा, इसलिए वो उससे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। ये सब उसका गुस्सा नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन है। मैन किसी तरह उसे शांत करके फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार उन्हें रुकना पड़ा बारिश की वजह से। फिलहाल ये दोनों भूख से मर रहे हैं और डैड की हिम्मत भी जवाब दे रही है। हम देखते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, वो कुछ ज्यादा ही खांस रहा है। खैर इन बातों को भूलकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। वो पहुंचते हैं घर में, जहाँ उन्हें बिल्कुल वैसा ही पियानो मिलता है जैसा कुछ टाइम पहले इनके पास हुआ करता था। साथ ही इन्हें मिलता है बेड पर पड़ा एक बच्चे का स्केलेटन, जिससे चादर उठाकर मैन बॉय को ढक देता है। अब इन सब चीजों को देखकर उसे अपनी वाइफ की याद आ जाती है और यहाँ वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो दुखी होकर रो रहा था। हम इसके हालात भी समझ सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया में भूखा प्यासा घूम रहा है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसके साथ इसका बच्चा है जो कई दिनों से भूखा है। साथ ही इसे पता है कि वो ज्यादा टाइम तक उसका ध्यान नहीं रख पाएगा। शायद उसे कोई बीमारी है जो कि वो महसूस कर सकता है, और वो जानता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। वो उसे अकेले सर्वाइव करने लायक बनाना चाहता है। अब कुछ टाइम वहाँ बिताकर वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे। घर से थोड़ा बाहर निकलते ही मैन का पैर एक जगह पर पड़ता है जो कि नॉर्मल जमीन नहीं थी। उन्हें कुछ मेटल साउंड सुनाई दी। सब कुछ हटाकर जब वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो भी एक सीक्रेट डोर था। अब सन यहाँ पर डर जाता है क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने जब एक दरवाजा खोला था तब आप जानते हो कि क्या हुआ था, तो डरना तो यहाँ पर ऑब्वियस है। लेकिन फिर भी डैड वो दरवाजा खोल कर नीचे उतरता है और नीचे उतरते ही उसका सारा दुख खुशी में बदल गया। वो एक बंकर था जिसमें खाने की भरमार थी। इनकी सबसे बड़ी परेशानी थी खाना, जो कि अब इन्हें मिल गया। ये सप्लाईज किसी फैमिली की है जो इसका फायदा नहीं उठा पाई, लेकिन अब ये दोनों उठाएंगे। वो पागलों की तरह खा रहे थे, ये उनके लिए हेवन से कम नहीं। जब से बच्चा पैदा हुआ है, लाइफ में फर्स्ट टाइम इसने भरपेट खाना खाया। इसके चेहरे से आप इसकी सेटिस्फैक्शन का अंदाजा लगा सकते हो। उसे देखकर मैन भी खुश है। मैन बॉय को साफ करता है और खुद भी नहा धोकर रेडी हो जाता है। अब उन्हें लग रहा था कि वो जिंदा है। उनकी सारी टेंशन दूर हो गई। वो दोनों काफी मजे कर रहे थे। या वो पूरा साल बिता सकते हैं, लेकिन अगर ये इतना ईजी है तो फिर पहली फैमिली यहाँ पर क्यों नहीं है। अब रोज की तरह वो दोनों खाना खा रहे थे, तभी अचानक उन्हें कोई हलचल सुनाई देती है। कोई उन दोनों के ऊपर घूम रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद वो कोई डॉग है, लेकिन कहना मुश्किल है। मैन कहता है कि अगर कोई डॉग यहाँ है भी तो वो किसी न किसी इंसान के साथ होगा, यानी कि ये जगह रहने के लिए सेफ नहीं। उन दोनों को यहाँ से निकलना होगा, भले ये जगह कितनी अच्छी क्यों ना हो। इस स्वर्ग में मरने से बेहतर है नर्क में जी कर बॉय के लिए स्वर्ग बनाना। वो लोग सही समय देखकर मैक्सिमम फूड कैरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़े थे कि तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है। इसका नाम है इलाई और ये ठीक से देख नहीं सकता। वो भी इनकी आहट पहचान लेता है। उसे लगता है कि ये लोग रॉबर हैं, इसलिए वो अपना सारा सामान इन्हें दिखा देता है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। तो मैन उसे बताता है कि हम कोई रॉबर नहीं, हम भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। यहाँ बॉय को उस पर दया आ जाती है। वो उसकी हेल्प करना चाह रहा था। उसकी इस दया के बारे में मैन भी पहले से जानता है, इसलिए वो साफ मना कर देता है कि हम उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाले। ये सुनकर बॉय सैड हो गया था, इसलिए मैन को एक फूड कैन के लिए राजी होना पड़ा। अब खाना खाकर वो वहाँ से जा रहा था, पर बच्चे की आंखें अब भी बहुत कुछ कह रही थी। वो उस बूढ़े को साथ लेकर जाना चाहता है। पहले तो मैन मना करता है, लेकिन आखिर में वो मान गया। या हमें एक बात समझनी होगी कि मैन कोई बुरा आदमी नहीं है। वो बस बॉय की भलाई चाहता है, क्योंकि उसने ज्यादा दुनिया देखी है। अपोकलिप्स के टाइम आपको हेल्प मांगने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन हेल्प करने वाला कोई नहीं। उन्हें खुद इतने दिनों तक भूखा रहने के बाद खाना मिला है, और अगर वो इसे इसी तरह बांटने लगे तो उन्हें फिर से भूखा रहना होगा, या शायद मरना भी होगा। खैर बच्चे इतना सब नहीं समझते। यहाँ से वो तीनों साथ चल देते हैं, और बॉय को इलाई में अपने ग्रैंडफादर दिख रहे थे, जो कि उसने कभी देखे नहीं। रात को जब वो सब डिनर कर रहे थे, तभी इलाई बताता है कि मेरा भी एक बेटा था। उनके बीच कुछ बातें चल रही हैं, और बेसिकली ये सब बातें चल रही हैं हमारे लिए। नेचर हमेशा हमें वार्निंग देती रहती है कि हम चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, नेचर से नहीं जी सकते। लेकिन इंसान फिर भी बार बार वार्निंग्स को इग्नोर करके सेम गलतियां बार बार दोहराता रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पृथ्वी का विनाश निश्चित है, और वो इंसान ही करेगा। रात खत्म होती है और अब बारी थी इलाई को अलविदा कहने की। यहाँ से वो पहले की तरह आगे बढ़ेंगे, और उन दोनों को ही बुरा लग रहा था, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, और रात बिताने के लिए उन्हें एक अच्छी जगह मिल गई। लकड़ियों की मदद से वो अपनी ट्रॉली छुपा देते हैं, लेकिन तभी मैन नोटिस करता है कि वो कैनिबल्स के इलाके में आ गए। वो जल्दी से वापस जा रहे थे, तभी वो देखते हैं कि कैनिबल्स दो माँ बेटी का पीछा कर रहे थे। उन्हें बचाने के लिए मैन कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो दोनों इनके सामने ही मारी गई। और वो माँ बेटी इन बाप बेटे की पैरालिस थी। अभी वो मरी है, आगे इनका भी यही होगा। वो दोनों वहां से निकल रहे थे, तभी अचानक भूकंप के झटके शुरू हो जाते हैं। झटके इतने पावरफुल थे कि वहां के सारे पेड़ एक एक करके उन पर गिर रहे थे, लेकिन मैन तेजी दिखाते हुए दोनों की जान बचा लेता है।
इसके बाद वो रुकते हैं एक चर्च में और ये रात यहीं पर कट गई। सुबह मैन उठता है तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब थी और अब तो उसकी खांसी में ब्लड भी आ रहा है। ये देखकर बॉय डर भी रहा था और उसे संभाल भी रहा था। उनके पास एक मैप है और वो उसी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल वो जा रहे हैं किसी समुद्र के किनारे क्योंकि वो काफी नजदीक है, वहाँ शायद उन्हें कुछ जरूरत का सामान मिल जाए। थोड़ी देर चलने के बाद वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन समुद्र बिल्कुल वीरान था। आसपास कचरा बिखरा हुआ था और समुद्र की हालत भी वैसी है जैसे कि जमीन की। खैर वो वहीं पर बैठ जाते हैं और रात वो यहीं पर गुजारेंगे। रात हो जाती है और अब बॉय की तबीयत भी खराब हो रही थी। वो उल्टी कर रहा था, साथ ही उसे काफी तेज बुखार था और इन सब प्रॉब्लम्स में चार चांद लगा देती है बारिश। अब किसी तरह एक टेम्परेरी छत बनाकर वो उसे सुला देता है और अब तो बॉय को भी खुद पर डाउट हो रहा है। वो मैन से पूछता है कि अगर मैं मर गया तो आप क्या करोगे। मैन भी तुरंत कह देता है कि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा, मुझे जीकर क्या करना। अगली सुबह मैन को दिखाई देता है खराब शेप। वो बॉय को गन देकर सामान की रखवाली करने के लिए कहता है और खुद चला जाता है पानी में, लेकिन बॉय को पता ही नहीं चलता कि वो कब में सो गया। तभी अचानक कोई एक चाकू लेकर उसके पास आ जाता है और ये इलाई जैसा लग रहा है। जब मैन वापस आता है तो वहां से सब कुछ गायब था, उनका सारा सामान, उनकी छत, साथ ही उसके शूज भी। हालांकि वो जो भी था उसने बॉय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बॉय भी तुरंत उठ जाता है और सामान को गायब देखकर वो अपने डैड से माफी मांग रहा था। मैन कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे और मैन को शिप से एक फ्लेयर गन मिली है। खैर मैन बॉय को उठाकर उसे ढूंढने निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वो आदमी उन्हें मिल गया जो कि इलाई नहीं है। मैन उस पर गन तान देता है और बदले में उसने भी एक चाकू निकाल लिया, लेकिन गोली के सामने चाकू कुछ भी नहीं, इसलिए वो सरेंडर कर देता है। वो कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने खाना चुरा लिया, मैंने तुम्हारे बच्चे को छुआ तक नहीं। और यहाँ ये बिल्कुल सच कह रहा है, ऐसे हालातों में हम भी वही करते जो कि इसने किया। लेकिन मैन को उस पर ट्रस्ट नहीं। उसके सारे कपड़े और जूते भी उतरवा लेता है और यहाँ पर बदला पूरा हुआ। जैसे उसने इन्हें छोड़ा था वैसे इसने भी उसका सब कुछ लेकर उसे छोड़ दिया। हालांकि बॉय को ये बात पसंद नहीं आ रही। बॉय कहता है कि वो काफी डरा हुआ था और अब वो ठंड से मर जाएगा। तब मैन कहता है कि जितना वो डरा हुआ है उससे कई ज्यादा डरा हुआ हूँ मैं। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि खुद से ज्यादा वो बॉय के लिए डर रहा है। खैर थोड़ा आगे चलकर उसने उस आदमी के सारे कपड़े वहीं पर रख दिए और साथ में एक कैन भी, ताकि वो खाना भी खा ले। जब वो आदमी वहां से गुजरेगा तो उसे ये सब मिल जाएगा, अगर वो गुजरा तो। अब इसी तरह आगे बढ़ते हुए वो एक डिस्ट्रॉयर टाउन में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें मिलता है एक बीटल। दोनों बाप बेटे उसे देख रहे थे, तभी अचानक एक एरो आकर लगती है मैन के पैर में, या वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया। वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं और तभी उन पर एक और एरो फायर होती है। वो फायर हो रही थी सामने वाली विंडो से और मैन ने भी ये देख लिया। बदले में वो भी उन पर फ्लेयर गन चला देता है और वो सीधा निशाने पर जा लगी। वो जल्दी से ऊपर जाता है और ऊपर मौजूद थे हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड फ्लेयर की वजह से मर चुका था और वाइफ उसके पास बैठकर रो रही थी। मैन को लग रहा था कि ये उन्हें फॉलो कर रहे थे और उन्हें भी सेम यही लग रहा था, बट असल बात यह है कि इन दोनों में से कोई भी किसी को फॉलो नहीं कर रहा था। सब अपनी जान बचाने में लगे हैं और सेल्फ डिफेंस में ही जान चली गई। मैन को इसका कोई पछतावा नहीं क्योंकि उसने बॉय की जान बचा ली। एक शॉप में शेल्टर लेकर वो तीर बाहर निकालता है। इसके बाद फिर से आगे बढ़ जाता है क्योंकि रुकना ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचकर ही मैन की हिम्मत जवाब दे गई। अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी बॉडी काफी कमजोर है, साथ में इंजर्ड भी। साथ ही उसको कोई बीमारी है जो कि धीरे धीरे उसकी जान ले रही थी और अब इसकी जान जाने वाली है। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। वो वहीं सैंड पर लेट जाता है और अपना आखिरी टाइम वो आराम करके बिता रहा है। वो बॉय से भी कई बातें कर रहा था, साथ ही अपनी वाइफ को भी याद कर रहा था। या उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन काफी इमोशनल है। बॉय को पूरी होप है कि उसका डैड फिर से उठकर चलने लग जाएगा जैसे कि अब तक होता आया है, लेकिन अफसोस इस बार ऐसा नहीं होगा। मरने से पहले वो बॉय को सब कुछ बता रहा है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। बॉय तो ये सब सुनकर रो ही रहा था क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में वो अकेला कहाँ घूमेगा और कितने दिन जिंदा बच पाएगा। अभी तक तो उसके साथ एक कवच था, लेकिन अब क्या होगा। वो अपने डैड को कह रहा था कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन मैन का इस पर कोई जोर नहीं, ना ही अपनी लाइफ पर है। वो खुद बेबस है जो अपने बेटे को मंजिल तक पहुंचा नहीं सका, रास्ते में ही उसे अलविदा कह रहा है। बॉय उसके प्रॉमिस याद करके रो रहा था जो भी उसने किए थे कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। हर एक प्रॉमिस अब टूटता दिख रहा है। बॉय उसे पकड़कर सो जाता है, मानो वो उसे जाने से रोक लेगा, लेकिन सच्चाई मैन जानता है इस पर किसी का जोर नहीं। अगली सुबह बॉय उठ जाता है, लेकिन उसके डैड नहीं उठते। वो हमेशा के लिए सो चुके। इस बात से वो दुखी था और एकदम ब्लैंक भी। उसे नहीं पता कि अब वो क्या करे। ये पूरा दिन वो वहीं पर बैठे हुए निकाल देता है। अगली सुबह अपने डैड को कवर करने के बाद गन लेकर वो किनारे पर जाता है। शायद वो टाइम आ चुका जिसका मॉम को पहले से डर था। उसके दिमाग में कई चीजें चल रही थी। इतने सालों तक इस सन्नाटे में सिर्फ उसके डैड की आवाज ही थी जो उसके लिए राहत थी, लेकिन अब वो भी सुनाई नहीं दे रही। चारों तरफ खामोशी है। वो परेशान था, तभी वो देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। बिना देर किए वो गन उस पर तान देता है जैसा कि उसके डैड ने सिखाया था, लेकिन वो आदमी उसे मारना नहीं चाहता। वो कहता है कि मेरे साथ चलो। हालांकि बच्चे को उस पर विश्वास नहीं। बच्चा कहता है कि मैं कैसे मान लूं, तुम बुरे इंसान नहीं हो। तब वो कहता है कि तुम मान नहीं सकते, तुम्हें चांस लेना होगा क्योंकि और कोई चॉइस तुम्हारे पास है नहीं। या बॉय अपनी सारी इंटेरोगेशन स्किल्स लगा देता है जो भी उसके डैड ने सिखाई थी।
वो आदमी बताता है कि हम काफी टाइम से तुम दोनों को फॉलो कर रहे थे क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता थी। हम यानी कि उसकी फैमिली, जिसमें उसकी वाइफ, एक बड़ा बेटा, एक छोटी बेटी और एक डॉग, यानी कि उस रात यही बंकर के ऊपर से गुजरे थे और ये वही लड़का है जिसे बॉय ने देखा था। अब ये चाहे तो उनकी फैमिली का हिस्सा बन सकता है। इससे उसके बचने के चांस ज्यादा होंगे और उसे जीने का एक मोटिव भी मिलेगा। उसने फैसला कर लिया। वो अपने डैड को जाकर बाय बोलता है और कहता है कि मैं रोज आपसे बात करूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये इसकी अच्छाई का फल है जो उसे एक अच्छा परिवार मिल गया, माँ बाप, भाई बहन और एक डॉग भी। अब ये इस नई फैमिली के साथ नई स्टार्टिंग करेगा और अपने डैड की सिखाई बातें इन्हें भी सिखाएगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक और परफेक्ट है। अपोकलिप्स के बाद की दुनिया भी काफ़ी अच्छे से दिखाई गई, लेकिन प्लस पॉइंट है इसके मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ओवरऑल मूवी हमें दिखाती है एक फादर की लाइफ का स्ट्रगल, कैसे वो अपने बच्चों को पालता है, लाख मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानता और एक दिन ऐसे ही चुपचाप चला जाता है अपनी लेगेसी पास ऑन करके। मूवी ने बहुत ही अच्छे से हमें दिखा दिया। तभी कैरेक्टर्स के कोई नाम नहीं थे। मैन ने बॉय को संभाला, उसे सब कुछ सिखाया और अब वो बॉय खुद सीखेगा, सीखी हुई बातें लागू करेगा, तो अब जाके वो खुद मैन बनेगा और आगे ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। मूवी का नाम ही आपको बता रहा है कि लाइफ एक रोड है। हर कोई सफर तय कर रहा है, बस कोई गलत तरीके अपना रहा है और कोई सही। लेकिन जो सही करता है उसके साथ सही होता है और गलत करने वालों को देखकर उसे गलत नहीं करना चाहिए। और मैन को बॉय भी जज करता होगा और हम सब भी कर ही रहे थे कि ये बस अपने बारे में सोच रहा है, जबकि वो सोच रहा था अपने बच्चे के बारे में। और उसे वो खुद बुरा बनता गया ताकि बॉय को खतरों से दूर रख पाए और यही रियल लाइफ में होता है। पूरी मूवी का एक एक मैसेज आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। कैसे हमें लगता है कि अभी बहुत टाइम बचा है लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। कैसे हमें लगता है कि हम सुपीरियर हैं लेकिन आखिर में पता चलता है कि हम तो बेबस हैं। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो इस मूवी ने दिखाए और परफॉर्मेंस किस लेवल पर थी वो तो आपने देख लिया। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $25 मिलियन और इसने कमाए थे $27.6 मिलियन। अपने रोल को जीने के लिए विगो मॉर्टेसन उन्हीं कपड़ों में रहते थे, यहाँ तक के सोते भी उन्हीं में थे और जानबूझकर खुद को भूखा रखते थे। एक बार तो पिट्सबर्ग की एक शॉप से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था क्योंकि शॉप वालों को लग रहा था कि वो एक होमलेस मैन है। इस फिल्म में उनका वजन 13 किलो कम हो गया था, वो भी सिर्फ भूखे रहने की वजह से। विगो ने ऑलमोस्ट ये रोल ठुकरा दिया था क्योंकि वो एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहते थे। इस फिल्म में काम करने के बाद विगो ने 2 साल का ब्रेक लिया। कोडी को बॉय का रोल इसलिए मिला था क्योंकि कोडी के फादर ने एक क्लिप भेजी थी जिसमें वो दोनों वो सीन कर रहे थे जिसमें फादर बॉय को सुसाइड करना सिखा रहा था। जॉन को ये पसंद आया और कोडी को रोल मिल गया और कुछ उनका फेस वुमेन यानी कि चार्लिस थेरॉन से सिमिलर था। नहीं तो बॉय के रोल के लिए 100 बच्चों ने ऑडिशन दिया था। ट्रक पर जो कैनिबल्स थे उनमें कोडी के डैड भी शामिल थे। विगो और कोडी बॉन्डिंग के लिए एक साथ क्रिकेट्स को खाते थे ताकि वो आसानी से कैरेक्टर में आ जाएं। कोल्ड ड्रिंक वाले सीन को कई बार शूट किया गया था, हर बार एक अलग ब्रांड के साथ, क्योंकि कोका कोला वाले अपना नाम फिल्म में देखना नहीं चाहते थे। तब जॉन ने कोका कोला के प्रेसिडेंट को कॉल करके उनसे परमिशन मांगी और कुछ इस तरह ये सीन नॉवल के सिमिलर बन पाया। जॉन ने नॉवल का एक कंट्रोवर्शियल सीन भी शूट किया था जिसमें एक बेबी को आग पर भुना जाता है, लेकिन बाद में सीन को काट दिया क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही था। जिस सीन में फादर बॉय के बाल धोता है वो सीन 3 बार शूट किया गया था और तब वेदर काफी कोल्ड था, इसलिए जॉन ने कोडी को प्रॉमिस किया था कि 2 टेक में ये शॉट डन हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से सेकंड टेक में सूरज निकल आया और शॉट खराब हो गया। तो सीन में जो आप बच्चे को रोता हुआ देखते हो वो एक्टिंग नहीं बल्कि वो सच में रो रहा है। जो समुद्र हमने देखा असल में वो है लेक इरी। फिल्म में किसी का भी नाम नहीं है सिवाय इलाई के। इलाई ने अपने बेटे के बारे में बताया था, वो लाइन स्क्रिप्ट में थी नहीं, वो रॉबर्ट डवल ने खुद ऐड कर दी क्योंकि सभी रीटेक से पक गए थे। नॉवल की तरह अपोकलिप्स का कारण नहीं दिखाया गया, हालांकि इशारा किया गया है न्यूक्लियर वॉर या फिर किसी स्पेस ऑब्जेक्ट का। ये मूवी बेस्ड है 2024 में और अगर आपको याद हो तो पर्ज 2022 में बेस्ड है। जब भी मौसम साफ होता तो CGI से बादल बनाए जाते क्योंकि जॉन को ऐसा ही एटमॉस्फेयर चाहिए था। जॉन ने सबसे पहले नॉवल पढ़ी थी, पब्लिश होने से भी पहले, और वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। बर्थ वाले सीन के लिए जॉन चाहते थे कि बाद में चीक को रिकॉर्ड करके एडिट किया जाए, लेकिन चार्लिस ने इस पर एतराज किया। जो चीक आप फिल्म में सुनते हो वो उनकी खुद की है, उन्होंने सीन खुद किया। जो पेनहॉल को राइटर इसलिए रखा गया क्योंकि उन्हें लगता था कि नॉवल के डायलॉग्स को चेंज करने की जरूरत नहीं। डेली 9 घंटे की शूटिंग होती थी जिसमें 3 घंटे कोडी नहीं होते थे क्योंकि वो स्कूल जाते थे। इसमें तबाही का एक CGI शॉट आता है जो कि असल में कैटरीना हरिकेन की तबाही का रिक्रिएशन है और आधे क्रू मेंबर्स भी कैटरीना के सर्वाइवर थे। 80% मूवी बाहर ही शूट की गई। 26 नवंबर 2008 से डिले करके इसे फिक्स किया गया 16 अक्टूबर 2009 के लिए ताकि पोस्ट प्रोडक्शन और अच्छे से हो सके। फिर भी इसे रिलीज किया गया 25 नवंबर 2009 को ताकि ऑस्कर में जा सके। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बात जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी या फिर क्या मैसेज आप इससे पकड़ पाए या फिर क्या आपको सबसे सही लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको फॉलो करती रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।